तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले जो लेक्चर 1 हो चुका है, जिन बच्चों ने उसको नहीं पढ़ा है पहले उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, तभी आपको ये वाला लेक्चर समझ में आएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, इससे पहले के जो 3 पार्ट थे, फर्स्ट और सेकंड, ये मैं आपको करवा चुका हूँ, और थर्ड पार्ट जो है ना बहुत ही ज़्यादा आसान है, वो आप खुद से करेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं फोर्थ पार्ट से। तो सबसे पहले हम इस सवाल को ध्यान से समझेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर इक्वेशन फॉर्म करेंगे और उन इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद अ चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो इस लाइन का मतलब यह है कि किसी भी शहर के अंदर टैक्सी का जो चार्ज है वो इस तरह से लिया जाता है कि उसके अंदर एक फ़िक्स चार्ज होता है और एक चार्ज होता है किसके लिए, डिस्टेंस कवर्ड के लिए। ठीक है, तो ढंग से समझने की कोशिश करिएगा। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ ₹105। अगर 10 किलोमीटर जाते हैं तो 105 रुपये देने पड़ते हैं, और 15 किलोमीटर जाते हैं तो 155 रुपीज़ देने पड़ते हैं। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। ठीक है, तो हमें फिक्स चार्ज का पता लगाना है और पर किलोमीटर का कितना चार्ज होगा उसका भी पता लगाना है। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग द डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। और 25 किलोमीटर जाने के लिए किसी भी पर्सन को कितने रुपए पे करने पड़ेंगे। तो सबसे पहली बात ना, इस सवाल को ध्यान से समझने की है। तो टैक्सी चार्ज जो है उसमें 2 तरह के चार्ज हैं, एक तो फिक्स चार्ज है और दूसरा डिपेंड करेगा डिस्टेंस कवर्ड पर, कितने डिस्टेंस हम चले हैं उसके ऊपर। ठीक है, और एंड में हमसे यही पूछा गया है कि व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। ठीक है, तो हम इस तरीके से कर लेते हैं कि लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹X एंड द चार्ज पर किलोमीटर बी ₹Y। इस तरह से हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, अब मान लो कि कोई पर्सन अगर 10 किलोमीटर जा रहा है तो उसको कितना चार्ज देना पड़ेगा, ज़रा ध्यान से समझिएगा। चार्ज फॉर 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के लिए चार्ज कितना बनेगा, ध्यान से देखते हैं। तो फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा, ये फिक्स चार्ज है, चाहे आप 15 किलोमीटर जाओ, चाहे 20 किलोमीटर जाओ, चाहे 50 किलोमीटर जाओ, फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, और पर किलोमीटर का चार्ज जो है वो Y है। अब जो पर्सन गया है वो 10 किलोमीटर गया है, तो 10 किलोमीटर के वो कितने पे करेगा, 10Y, क्योंकि 1 किलोमीटर का पर किलोमीटर का हमने Y ले रखा है, तो 10 किलोमीटर का कितना बनेगा, 10Y। तो इस तरह से 10 किलोमीटर का पूरा चार्ज बनेगा। इसके 2 हिस्से हैं, ये वाला फिक्स चार्ज है और ये डिपेंड करता है कितने किलोमीटर हम चले हैं। अगर हम 10 किलोमीटर चलें तो 10Y हो जाएगा, अगर हम 15 किलोमीटर चलें तो 15Y हो जाएगा, 20 किलोमीटर चलें तो 20Y हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो चार्ज है ना, ये हमें पहले से ही पता है। 10 किलोमीटर का जो चार्ज है वो कितना है, 105। सवाल को बड़े ध्यान से समझते रहिएगा, पूरा देखिएगा एंड तक, तभी समझ में आएगा। तो इस तरह से हमारी पहली इक्वेशन तैयार हो चुकी है, इसको हम सही से लिख देते हैं ऐसे करके, x + 10y = 105, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन जो है वो दूसरे वाली जो ये दे रखा है इससे बनेगी। इसमें लिखा है कि फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ ₹155। अगर 15 किलोमीटर चलेगा तो कितने देने पड़ेंगे, 155। तो देखिए 15 किलोमीटर का चार्ज कैसे बनेगा। चार्ज फॉर 15 किलोमीटर, तो फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा चाहे कितने भी किलोमीटर जाओ, फिक्स चार्ज। ठीक है, और 15 किलोमीटर का कितना देना पड़ेगा, 15Y। पर किलोमीटर का Y है तो 15 किलोमीटर का हुआ 15Y। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो 15 किलोमीटर का चार्ज देना पड़ रहा है वो है 155, x + 15y, और इससे एक और लीनियर इक्वेशन तैयार हो जाएगी, x + 15y = 155, इक्वेशन सेकेंड। तो एक बार फिर से मैं आपको सवाल समझाने की कोशिश करता हूँ।
मान लो कि एक शहर में टैक्सी का जो किराया है वो इस तरह से है कि फ़िक्स चार्ज जो है वो 5 रुपये है और पर किलोमीटर का चार्ज जो है वो 10 रुपये है। ठीक है, अब मान लो कि कोई पर्सन जो है 20 किलोमीटर जाता है तो उसको कितना चार्ज बनेगा। फ़िक्स चार्ज तो उसे देना ही पड़ेगा और पर किलोमीटर का 10 रुपये, तो 20 किलोमीटर का बनेगा 200 रुपये। तो इस तरह से उसका चार्ज हो गया 205। ठीक है, और समझो ज़रा, मान लो कि कोई जाता है 15 किलोमीटर तो वो कितना चार्ज देगा। फिक्स चार्ज तो उसको देना ही देना पड़ेगा और 15 किलोमीटर का जो चार्ज बनेगा 10 किलोमीटर के हिसाब से वो बनेगा 150 रुपये। तो टोटल चार्ज कितना हो गया 155। ठीक है, तो टैक्सी फेयर के दो हिस्से हैं, एक फिक्स चार्ज है और एक चार्ज है पर किलोमीटर का। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, इसका इस सवाल से कोई लेना देना नहीं है। तो फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर के चार्ज से जो टोटल फेयर बनता है वो कैसे बनता है समझ में आ गया। फिक्स चार्ज है ऐसे लिख देंगे और फिर जितने किलोमीटर जाएगा उसके हिसाब से चार्ज बनेगा। अगर 20 किलोमीटर गया तो 10 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से कितना चार्ज बनेगा 200। तो कुल चार्ज कितना हो जाएगा 205। तो इसी बेस पर हमने ये इक्वेशन तैयार की है कि 10 किलोमीटर का कितना चार्ज बनेगा, फिक्स चार्ज x हो गया और 10 किलोमीटर का कितना हो गया 10y। तो ये टोटल फेयर बन गया 10 किलोमीटर का जो कि हमें दिया हुआ है 105। तो इससे हमने एक इक्वेशन बना दी। इसी तरह से 15 किलोमीटर का चार्ज कैसे बनेगा, फिक्स चार्ज प्लस पर किलोमीटर का चार्ज y है तो 15 किलोमीटर का 15y हो गया और ये भी हमें दे रखा है 155 और ये बन गई दूसरी इक्वेशन। तो इस तरह से हमने दो लीनियर इक्वेशन तैयार कर दिए। अब अगले पेज पर इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं। तो दोनों इक्वेशंस को मैंने अगले पेज पर लिख दिया है। अब अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है तो एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरे के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अभी मैं वैल्यू निकालता हूँ इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट ये है x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। 10y उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 105 माइनस 10y, ये वैल्यू आ गई x की। अब ये जो x की वैल्यू है इसको हम यहाँ पर इक्वेशन सेकंड के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन सेकंड, तो x की जगह पर हम क्या पुट करेंगे 105 माइनस 10y। ठीक है, प्लस 15y इज इक्वल टू 155। इसके बाद 105 जो है ना वो उधर जाके माइनस हो जाएगा और 15y में से 10y गए तो क्या बचे 5y। तो 155 में से 105 गया तो कितना बचेगा 50 बचेगा। ठीक है, और 5 से सॉरी ये मैंने y काट दिया, 5y इज इक्वल टू 50 और 5 से कट जाएगा 10 टाइम, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। ठीक है, अब ये जो y की वैल्यू है दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, लेकिन हम इसको यहाँ पे रखेंगे हर बार की तरह से। पिछले लेक्चर में भी हमने इन चीज़ों को समझा था। तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10, y की जगह उसकी वैल्यू रख देंगे 10। तो 105 माइनस 100 तो कितना आ गया ₹5। तो फिक्स चार्ज जो है वो 5 रुपये आ गया और पर किलोमीटर का चार्ज जो है वो 10 रुपये आ गया। मैंने ये जो एग्जांपल तुम्हें समझाया था ना इसमें भी ऐसा ही था, फिक्स चार्ज 5 था और पर किलोमीटर का चार्ज 10 रुपये था। अब हमारे सवाल में एक और बात पूछी गई है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर 25 किलोमीटर। किसी आदमी को 25 किलोमीटर जाने के कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो देखिए कितने देगा, देयरफॉर चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। तो फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा चाहे कितने भी किलोमीटर जाओ। ठीक है, अब 25 किलोमीटर गया है, 1 किलोमीटर का चार्ज 10 रुपये है, तो 25 किलोमीटर का कितना बनेगा इंटू 10। ठीक है, तो 5 प्लस 250 कितना हो गया 255। उस आदमी को 255 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, अब मान लो कि कोई 30 किलोमीटर जा रहा हो तो वो कितने देगा, चार्ज फॉर 30 किलोमीटर। तो फिक्स चार्ज तो देगा ही देगा, फिक्स चार्ज x है और पर किलोमीटर का चार्ज हमने y ले रखा है। तो 30 किलोमीटर का कितना बनेगा 30 इंटू 10, तो 5 प्लस 300 यानी कि 305। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जो सवाल है ये कंप्लीट हो चुका है। एक बार फिर से देखते हैं। तो टैक्सी चार्ज जो था उसमें दो तरह के चार्ज थे,
एक फिक्स चार्ज था और एक पर किलोमीटर का चार्ज था। तो फिक्स चार्ज को हमने x मान लिया और पर किलोमीटर के चार्ज को y मान लिया। अब अगर कोई जाता है 10 किलोमीटर तो उसका चार्ज कितना बनेगा, x प्लस 10y। अगर कोई जाता है 15 किलोमीटर तो उसका चार्ज कितना बनेगा, x प्लस 15y। ठीक है, तो दोनों ही चार्ज हमें दे रखे थे, 15 किलोमीटर का भी दिया था, 10 किलोमीटर का भी दिया था। 10 किलोमीटर का चार्ज था 105 रुपये और 15 किलोमीटर का जो चार्ज था 15 किलोमीटर का जो चार्ज था वो 155 था। तो इससे हमने दो इक्वेशन तैयार की और उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के बाद y की और x की वैल्यू निकाल ली। तो फिक्स चार्ज भी पता चल गया और पर किलोमीटर का चार्ज भी पता चल गया। उसके बाद चाहे हमसे 25 किलोमीटर का चार्ज पूछा जाए चाहे फिर 30 किलोमीटर का, उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। देखो, किसी भी सवाल को समझने के लिए तुम्हें पूरा शुरू से एंड तक ध्यान से देखना पड़ेगा, बीच में उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अगर बीच में छोड़ेंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए घर अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट को। तो ये जो सवाल है ना, ये फ्रैक्शन के बारे में है। देखिए लिखा है फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्रैक्शन होते क्या हैं। इस टाइप के होते हैं, जैसे कि 2/3 लिखा है तो ये एक फ्रैक्शन है। इसमें ये न्यूमरेटर होता है और ये क्या होता है, डिनोमिनेटर। तो कोई भी फ्रैक्शन अगर हमें बनाना है तो उसके लिए न्यूमरेटर की भी ज़रूरत पड़ेगी और डिनोमिनेटर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम न्यूमरेटर को मान लेंगे x और डिनोमिनेटर को मान लेंगे y। तो इस तरह से हमारा जो फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, x/y। ठीक है, लेकिन उससे पहले सवाल को ढंग से पढ़ लेते हैं। फ्रैक्शन वाले जो सवाल हैं आगे की जो एक्सरसाइज हैं उसमें भी मिलेंगे काफ़ी सारे, तो इसलिए इस वाले को ढंग से समझिएगा ताकि आगे जो एक्सरसाइज में आएंगे वो भी आपको क्लियर हो सके। देखिए ज़रा क्या सवाल है। अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर 2 ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 9/11। ठीक है, लेकिन अगर 3 ऐड करेंगे बोथ, यानी कि दोनों में, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो वो क्या बन जाएगा, 5/6। कहने का मतलब ये है कि अगर 2 ऐड करा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में तो वो बनेगा 9/11, और अगर 3 ऐड कर दिया दोनों में तो वो बन जाएगा 5/6। तो फाइंड द फ्रैक्शन, बताओ फ्रैक्शन क्या है। तो ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो मैंने अभी बताया था कि फ्रैक्शन के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो हम मान लेते हैं लेट द न्यूमरेटर बी x एंड द डिनोमिनेटर बी y। न्यूमरेटर को x मान लिया और डिनोमिनेटर को क्या मान लिया, y मान लिया। देयरफॉर फ्रैक्शन, तो जो फ्रैक्शन बनेगा वो बनेगा x/y। ये बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। ठीक है, न्यूमरेटर को x मान लिया, डिनोमिनेटर को y मान लिया, तो फ्रैक्शन बन जाएगा x/y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, केस फर्स्ट, पहला केस, पहली जो कंडीशन है उसमें ये लिखा है कि 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या ऐड हो जाएगा, 2। तो फ्रैक्शन बन जाएगा क्या, 9/11। ठीक है, न्यूमरेटर में भी ऐड करा, डिनोमिनेटर में भी ऐड किया। कई सवाल ऐसे होते हैं जिसमें खाली न्यूमरेटर में ऐड करने के लिए बोलते हैं, तो आप +2 जो है वो x में करेंगे, y को ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन इस सवाल में हमें दोनों में ऐड करना पड़ रहा है। कई सवाल ऐसे भी होते हैं जब न्यूमरेटर में से माइनस करना होता है, डिनोमिनेटर में प्लस करना होता है। तो जैसी भी कंडीशन होगी उसी के हिसाब से आपको करना होगा। ठीक है, अब इससे इक्वेशन कैसे बनेगी ये ज़रा समझने की कोशिश करिए। क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 की मल्टीप्लाई इधर होगी तो बनेगा 11x + 22। 9 की मल्टीप्लाई इधर होगी तो बनेगा 9y + 18। ठीक है, उसके बाद 11x - 9y, 9y इधर आके माइनस हो गया, 22 उधर जाके 18 में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 11x - 9y और 22 में से 18 गया तो कितना बचा, -4। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये जो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन ये तैयार हो गई। अब बनाते हैं दूसरी इक्वेशन, केस सेकंड। बस ध्यान से देखते रहा करो पूरे पेशेंस के साथ। सेकंड केस में 3 ऐड किया जा रहा है
दोनों में, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो न्यूमरेटर क्या, सॉरी फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 5/6। तो करते हैं x/y था, दोनों में क्या ऐड किया जा रहा है 3, तो फ्रैक्शन बन जाएगा 5/6। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड किया जाएगा तो फ्रैक्शन जो है 5/6 बन जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 को इधर और इसकी 5 में, ठीक है 6x माइनस 5y और 18 उधर जाके माइनस, तो माइनस का 3। ये बन गई इक्वेशन सेकंड। तो इस तरह से हमने 2 लीनियर इक्वेशन बना लिए हैं। अब इनको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। मेरे ख्याल से सब्स्टिट्यूशन मेथड तो अब तुम अच्छी तरह से सीख ही गए हो ना। तो इन दोनों इक्वेशन को तुम खुद करके देखो, वीडियो कुछ देर के लिए बंद कर दो, पहले खुद करो फिर वहाँ से मिला लेना जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने सॉल्व करके देख ही लिया होगा इक्वेशंस को, अब जो मैं कर रहा हूँ वहाँ से मिला लीजिए। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए क्या होगा कि एक इक्वेशन में से वैल्यू निकाल के दूसरे के अंदर उसको क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और जिसमें से वैल्यू निकालते हैं उसमें नहीं रखते, उससे दूसरे वाली में रखते हैं। तो ध्यान से ज़रा देखिएगा, इस बार मैं सेकंड इक्वेशन से वैल्यू निकालने जा रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो 6x और 5y उधर ले जाओ, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, 3 वहाँ पे पहले से ये माइनस का, 6 चला जाएगा डिवाइड में, तो 5y माइनस 3/6। अब उसके बाद ये जो 6 है ना इसको सेपरेट कर दो, 5y/6 3/6। मैंने 6 को सेपरेट इसलिए किया क्योंकि मुझे पता था कि 3 से ना 6 कट जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं काट सकते इस तरह से, पहले उसको सेपरेट करो और फिर काटो, 3 1 जा और 3 2 जा, ऐसे कटेगा। तो x = 5y/6 - 1/2। ठीक है, तो वैसे तो मैं अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, और मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, और अपना ऑडियो मैसेज भी भेज सकते हैं। तो ये जो x की वैल्यू अब आ गई है, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो 11 x की जगह क्या रखेंगे, ये जो है ना फालतू में सेपरेट कर रहा है, ये मैं यही वाला रख देता हूँ, कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। तो 5y - 3/6 रख दिया वहाँ पे x की जगह, -9y = -4। ठीक है, अब 11 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ध्यान से देखते रहना। 11 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो 55y - 33/6 और माइनस का 9y = -4। ठीक है, अब 6 एलसीएम ले लेते हैं, तो 55y - 33 और 6 9 जा 54y = -4। 55 में से 54 गया तो y बचा -33 और नीचे 6 और उधर 4, 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा उसमें जाके, तो y - 33 = 6 4 जा 24 माइनस का, तो y = माइनस का 24 प्लस का 33, तो y = कितना बचा 9, तो y की वैल्यू 9 आ गई। अब y की वैल्यू फिर से बोल रहा हूँ, ना तो यहाँ रखना ना यहाँ रखना, या यहाँ पे रख दो चाहे वहाँ पे रख दो, उससे आसानी से निकल जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो x जो है x हो जाएगा कितना 5y/6 - 1/2, तो 5y की वैल्यू रख दी, कितनी है y की वैल्यू 9/6 - 1/2, 3 से कट जाएगा, 3 2 जा और 3 3 जा, 5 3 जा कितना हो गया 15/2 - 1/2। ठीक है, अब थोड़ा सा ऊपर को करता हूँ इसको, अब देखो 15 - 1 कितना हो गया 14/2, कितना आ गया 7। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7 और y की वैल्यू पहले आ चुकी है 9। अब फ्रैक्शन देखिए क्या बनेगा, तो फ्रैक्शन जो होगा वो था x/y, x है 7 और y कितना है 9, तो फ्रैक्शन बन गया कितना 7/9।
तुम अपने सवाल को ना चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो हमें केस दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग अगर हम 2 ऐड करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, तो वो क्या बन जाएगा 9/11। तो देख लेते हैं। देखो जब 7 में 2 ऐड करोगे तो 9 बनेगा, और 9 में 2 ऐड करोगे तो 11 बनेगा। इधर देखो 7/9, दोनों में 2 ऐड अगर करते हैं तो क्या बनेगा 9/11 बनेगा, ठीक है। और ये वही आ रहा है देखो 9/11। ऐसे अगर तुमने 3 ऐड कर दिया तो 5/6 बन जाएगा। वो तुम देख लेना करके, या मैं ही दिखाऊं? चलो मैं ही दिखा देता हूँ। क्या था 7/9 था ना, इधर को देखो। अभी 3 ऐड कर दिया अगर हमने दोनों में, तो 10/12, फिर 2 5 जा और 2 6 जब बन गया ना 5/6। और ये देखो ये लिखा 5/6। तो उम्मीद है कि ये जो फ्रैक्शन वाला सवाल था ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो फ्रैक्शन वाले जो सवाल होते हैं उनके लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो न्यूमरेटर को x माना और डिनोमिनेटर को y माना, तो इससे फ्रैक्शन बन गया x/y। फिर कंडीशंस दी हुई थी कि अगर दोनों में 2 ऐड कर दें, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो फ्रैक्शन जो है वो क्या बन जाएगा 9/11। सॉल्व करके हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन तैयार की। ऐसे ही दोनों में 3 ऐड कर दें तो वो 5/6 बन जाएगा। एक और इक्वेशन बना ली, फिर दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल ली। ये आ गई। x y की वैल्यू आते ही फ्रैक्शन के अंदर पुट कर दी और फ्रैक्शन हमें पता चल गया। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा ये सवाल। तो अगर सवाल तुम्हें समझ में आ जाते हैं ना तो लाइक करना मत भूला करो। कमेंट्स तो तुम कर ही रहे हो, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे जब आप कमेंट्स करते हैं तो। और लाइक कर दिया करें जब आपकी समझ में आ जाता है तो। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब एक्सरसाइज का आखिरी सवाल बचा है, उसको भी देख लीजिए। और एग्जाम्पल ज़रूर किया करो, जो एक्सरसाइज से पहले के एग्जाम्पल होते हैं उनको ज़रूर किया करो। कुछ समझ में ना आए तो मुझे मैसेज किया करो, ठीक है। वीडियो के एंड में आपको सारे नंबर मिल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए खैर, अब ये एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है और ये एज वाला सवाल है। एज वाले सवाल भी ना बहुत पूछे जाते हैं। इससे पहले की जो एक्सरसाइज हमने की थी 3.1, उसमें भी एज वाला सवाल था, अभी भी आ रहा है हमारे सामने। और आगे की एक्सरसाइज में भी ऐसे सवाल हमें मिलेंगे। तो फिर से समझते हैं कि एज वाले सवाल में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है प्रेजेंट एज। किसी भी पर्सन की अगर हमें प्रेजेंट एज पता हो तो हम उसकी कभी की एज भी निकाल सकते हैं। मान लो कि तुम्हारी प्रेजेंट एज अभी 15 ईयर्स है, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी 20, और 5 साल पहले कितनी हो जाएगी 10। 5 साल बाद की एज निकालनी है तो 5 साल प्लस कर दो, 5 साल पहले की एज निकालनी है तो 5 साल माइनस कर दो। लेकिन कब? जब तुम्हें प्रेजेंट एज पता होगी तब, ठीक है। तो अगर एज वाला कोई भी सवाल आता है तो उसमें जो लोग होते हैं उनकी प्रेजेंट एज का पता होना ज़रूरी होता है। प्रेजेंट एज मतलब जो अभी की एज है, वर्तमान एज कहते हैं जिसको, ठीक है। तो पहले सवाल को पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि किस किस की प्रेजेंट एज की हमें ज़रूरत पड़ेगी। 5 years ago, the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 साल पहले जैकब की जो एज थी वो अपने बेटे की एज की कितनी थी? 3 टाइम्स, 3 गुनी थी। 5 साल पहले जैकब की एज अपने बेटे की एज की 3 गुनी थी। और सॉरी 5 साल बाद, हैंस का मतलब बाद है, क्योंकि ये जो एगो है ना इसका मतलब पहले है, एगो का मतलब पहले, तो हैंस का मतलब बाद में, ठीक है। समझ गए ना? इंग्लिश की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 5 साल पहले जैकब की एज अपने बेटे की एज की 7 गुनी थी, और 5 साल बाद जैकब की एज जो है अपने बेटे की एज की क्या होगी? 3 गुनी होगी। सवाल समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे बात चल रही है 5 साल पहले की और 5 साल बाद की। और हमें क्या करना है? व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। प्रेजेंट एज उनकी पता लगानी है, दोनों की, दोनों बाप बेटे की प्रेजेंट एज पता लगानी है। तो कैसे पता लगाएंगे ज़रा देखिएगा ध्यान से। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी एक्स एंड दैट ऑफ सन बी वाई।
तो मान लिया कि जैकब की एज अभी की x है और बेटे की कितनी है y। ठीक है, अब हम चलते हैं 5 ईयर हैंस। 5 ईयर हैंस 5 साल बाद। तो एज ऑफ जैकब, जैकब की एज कितनी होगी 5 साल बाद? अभी x है ना, तो 5 साल बाद हो जाएगी x + 5, 5 साल प्लस हो जाएंगे। और एज ऑफ सन कितनी होगी? सन की अभी की एज y है, तो 5 साल बाद की हो जाएगी y + 5। समझ गए? तो 5 साल बाद दोनों की एज इतनी इतनी होगी। लेकिन क्वेश्चन कुछ और कहता है। क्वेश्चन कहता है कि द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 5 साल बाद जैकब की जो भी एज होगी वो अपने बेटे की एज की कितनी होगी? 3 टाइम्स होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 साल बाद जैकब की जो भी एज होगी वो अपने बेटे की एज की कितनी होगी? 3 टाइम्स, 3 गुनी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। x + 5 = 3y + 15। ठीक है, 3y इधर आके माइनस हो गया, 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा 15 में से, तो 10 बचेगा। इस तरह से हमारी पहली लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तैयार हो गई। तो इस इक्वेशन को बनाने के लिए हमने ये वाली कंडीशन पढ़ी, 5 साल बाद एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 5 साल बाद जैकब की जो भी एज होगी वो अपने बेटे की एज की 3 गुनी होगी। तो 5 साल बाद जैकब की एज अपने बेटे की एज की 3 गुनी होगी। लगाई कंडीशन, बनाई इक्वेशन। ठीक है, अब एक और इक्वेशन हम बनाने जा रहे हैं इसके बाद, और फिर उन दोनों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब हमें कितने साल पहले जाना पड़ेगा? 5 साल पहले, 5 ईयर अगो। चलते हैं दूसरे पेज पर। तो अब हमें 5 ईयर अगो यानी कि 5 साल पहले की एज निकालनी है। तो एज ऑफ जैकब की एज 5 साल पहले कितनी होगी? x - 5। अभी x है तो 5 साल पहले होगी x - 5। और बेटे की एज ऑफ सन की अभी की एज y है, तो 5 साल पहले की कितनी होगी? y - 5। अब जरा देखो, 5 साल बाद की निकालनी थी तो x + 5 y + 5, और 5 साल पहले की निकालनी है तो x - 5 y - 5। ठीक है, दोनों की प्रेजेंट एज में से हमने 5 साल क्या कर दिए? माइनस। तो 5 साल पहले की एज मिल गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 साल पहले जैकब की जो भी एज थी वो अपने बेटे की एज की 7 टाइम्स थी। एक बार चेक कर लेता हूँ 7 टाइम्स थी या नहीं। हाँ ठीक है, 7 टाइम्स ही थी। तो 5 साल पहले जैकब की जो भी एज थी वो अपने बेटे की एज की कितनी थी? 7 टाइम्स। ठीक है, अब इसे भी सॉल्व कर लो। x - 5 7y - 35। ठीक है, x - 7y, 5 उधर जाके प्लस का हो गया, तो 35 में से प्लस का 5 जाएगा तो माइनस का 30 बनेगा। इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन हमने तैयार कर लिया। ये 5 साल बाद से बनी है और ये 5 साल पहले से बनी है। अब इन दोनों लीनियर इक्वेशन को हम आसानी से सॉल्व करके दोनों की जो एज है वो निकाल लेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको आता ही है, आप खुद से निकाल लीजिए और फिर बाद में यहाँ से चेक कर लीजिएगा। अभी वीडियो बंद कर लीजिए, थोड़ी देर बाद चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अभी मैं कर देता हूँ। तो आपने कर लिया होगा। अब यहाँ से जो है अपनी जो सॉल्यूशन है उसको मिला लीजिए। हमारे पास ये 2 इक्वेशन है, हम किसी में से भी वैल्यू निकाल सकते हैं। इस बार मैं फर्स्ट में से निकालता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो x, ये जो 3y है ना माइनस का, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 10 + 3y। निकल गई x की वैल्यू। अब इसे मैं यहाँ पे सेकंड के अंदर सब्स्टिट्यूट करूँगा। सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन सेकंड। तो इस x की जगह मैं रखने जा रहा हूँ 10 + 3y - 7y = -30। ठीक है, अब 10 जो है ना उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस के टोटल 40 हो गए, और 7y में से 3y गया तो माइनस का बचा 4y। माइनस से माइनस कट गया और 4 से 10 टाइम ये कट गया, तो y कितना आ गया? 10। तो एक की एज तो पता चल गई, बेटे की कितनी? 10 साल, क्योंकि y जो है हमने सन की एज को ही तो माना था। अब ये जो y की वैल्यू है ना, फिर कह रहा हूँ या तो यहाँ रख सकते हो या यहाँ रख सकते हो, लेकिन इन दोनों में से कहीं नहीं रखना, यहाँ रखना है। ठीक है,
जो शुरू से पढ़ रहे हैं ना चीज़ों को, उन्हें सब समझ में आ रहा होगा बढ़िया तरीके से, और आगे भी ऐसे ही समझ में आता रहेगा। लिखेंगे नाउ x इज इक्वल टू 10 + 3y, तो 10 + 3y की जगह रख दिया 10, तो 10 + 30 तो कितना हो गया 40। तो जैकब जो है ना 40 साल का है और उसका बेटा जो है वो 10 साल का है। तो चेक करके दिखाऊं या नहीं दिखाऊं? दिखा देता हूँ चेक करके, देखो कैसे देखेंगे। ये वाली कंडीशन ले लेते हैं 5 साल बाद वाली, ठीक है। तो 5 साल बाद जैकब तो हो जाएगा 45 का, और सन कितने का हो जाएगा 15 का। तो जैकब जो है वो सन की एज का 3 टाइम्स है कि नहीं है? 45 जो होता है वो 15 का 3 टाइम्स ही तो होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी ऐसा ही है कि 3 टाइम्स होगी 5 साल बाद जैकब की एज अपने बेटे की एज की। तो इस तरह से ये सवाल आसानी से चेक भी हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये एज वाला सवाल भी समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में ना एज वाले बहुत सारे सवाल हैं, तो सबसे ज़रूरी होता है एज वाले सवालों में किसका पता होना, प्रेजेंट एज का। तो अगर किसी की भी प्रेजेंट एज पता हो तो उसकी पहले की एज और बाद की एज आराम से निकाली जा सकती है। बाद की एज निकालने के लिए उतने ही साल प्लस कर देते हैं, और पहले की एज निकालने के लिए उतने ही साल माइनस कर देते हैं। तो अभी हमारे सवाल में हमने जैकब की प्रेजेंट एज को x माना था और बेटे की प्रेजेंट एज को y माना था। फिर 5 साल बाद दोनों की एज में 5-5 साल प्लस कर दिए, फिर क्वेश्चन की कंडीशन लगा दी, इक्वेशन बन गई। ऐसे दूसरी इक्वेशन बनाई, दोनों को सॉल्व करके आसानी से वैल्यू निकाल ली। जैकब की भी एज पता चल गई और सन की एज भी पता चल गई। तो ये जो एक्सरसाइज थी ये थी सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में, इक्वेशन सॉल्व करने का दूसरा मेथड था ये। अब अगली एक्सरसाइज में तीसरा मेथड हम सीखेंगे, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो तब तक आप इंतज़ार करिए, और जितना करवाया जा चुका है उसकी बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, एग्जाम्पल्स ज़रूर करके देखा करें। और पिछली वीडियोस के जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर किसी भी वीडियो को कैसे ढूंढना होता है यूट्यूब सर्च में, वो भी मैंने लिखा हुआ है किस तरह से आप मेरी वीडियोस को ढूंढेंगे, ठीक है। इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए। अगर अच्छा लगा है, सब समझ में आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।